हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन का हमारा टॉपिक। इसमें हम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो कि कम्युनिकेशन का कोई भी टॉपिक करना चाह रहे हैं, चाहे वो बीकॉम में हो और उनके जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट होता है उसके लिए, एज वेल एज अगर आप एमकॉम में हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पार्ट आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपका टॉपिक रेलिवेंट है। और बाकी अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं उसमें भी अगर आपका ये कम्युनिकेशन का टॉपिक है तो आप यहाँ से पहले हमारे टॉपिक्स चेक कर सकते हैं कि क्या ये सेम टॉपिक आपके सिलेबस में कवर है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक से। और ये पूरा मैं वन गो में करवाने वाली हूँ, यानी एक ही वीडियो में ये पूरा आपको कम्युनिकेशन का जितना हो सकेगा उतने बेहतरीन तरीके से समझाने वाली हूँ। तो अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे हम आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड प्रोसेस। सबसे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन का मतलब पहले पता होगा तभी आप उसके नेक्स्ट लेवल तक पहुंचोगे कि उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं कोमल अरोड़ा आपके लिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए इसके बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि है राइस कॉल्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, राइस कॉल्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ये राइस कॉल डॉट ऑर्गेनाइजेशन था क्या? देखिए बच्चे, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अश्विन बुराहू, जो कि क्या थे, एक रिसर्च कर रहे थे। उनका एक आइडिया था कि वो ऐसी कोई लेबोरेटरी डेवलप करे जहाँ पे वो क्या करे, वो कम दाम में यानी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के राइस अवेलेबल करवा दे। देखिए ये डॉक्टर अश्विन को जो आइडिया आया था वो आया था 2010 में। और वो असम और गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी जो कि असम में अवेलेबल है, वहाँ पे उनको ये आइडिया आया था। तो उन्होंने सोचा कि ये मैं पूरा एक ऐसी लैब बनाऊं जहाँ पे हम क्या करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल हमारी नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है, उसको मिक्सअप कर दें, उसको मिक्सअप कर दें। और इसके दोनों का कंबाइन करके हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना दें कि लोगों को कम से कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के राइस अवेलेबल हो जाए। आप सबको पता होगा गुवाहाटी असम, वहाँ पे जो राइस है वहाँ का जो कंजम्पशन रेट है और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में आपका ये सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने इसलिए भी ये सोचा, और साथ ही साथ वहाँ कंजम्पशन को भी ज़्यादा प्रेफर दिया गया है राइस के लिए, तो उस एरिया को भी ध्यान में रखते हुए उनको ये आइडिया आया। अब उन्होंने क्या किया कि ये आइडिया उनको दिमाग में आ गया। मान लीजिए आपको कोई दिमाग में आपके आइडिया आ गया, आप उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखें तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने दोस्तों के पास। ठीक है, हमारे दोस्तों के पास जो कि होते हैं कुछ ऐसे कि हमें कहते हैं कि ठीक है तुझे करना चाहिए या फिर तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दोस्त हमारे अवेलेबल होते हैं, ये हमारे। तो ये क्या हो रहा है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, या अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं कि भाई देख मेरे को ना ये करना है, मुझे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है और मुझे इसको बिल्डअप करना है। और वो सामने से आपको उनका फीडबैक देते हैं या वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ ये ठीक होगा या ये नहीं ठीक होगा, या यू शुड थिंक अबाउट इट मोर। तो ये चीज़ क्या है, ये है कम्युनिकेशन, जहाँ आप अपना आइडिया शेयर करते हो, अपनी नॉलेज शेयर करते हो, या फिर आप अपने इमोशंस शेयर करते हो। अब पहला स्टेप यहाँ पे उन्होंने सेम किया डॉक्टर अश्विन ने, कि जाके अपने दोस्तों के साथ ये आइडिया शेयर कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपना आइडिया डिस्कस किया उनके फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स के साथ उन्होंने शेयर करने के बाद ये सोचा कि भैया दोस्तों के साथ तो बोल दिया, पर दोस्त तो अंबानी अंबानी है नहीं कि पैसा भी दे देंगे। सो वी हैव टू कम्युनिकेट विद समवन हु कैन गिव अस फाइनेंशियल हेल्प, जो हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सके, हमें उसके साथ जाके कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन राइस इंस्टीट्यूट को
इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपना ये प्लान भेजा कि मुझे ऐसा एक प्लान है जिसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ, लैब बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आप उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल करवा दो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके प्लान को सीरियसली लिया गया। देखिए ये प्रोसेस है, पहले उन्होंने कम्युनिकेट किया अपने दोस्तों के साथ, फिर उन्होंने कम्युनिकेट किया ये नेक्स्ट लेवल पे जाके एक पूरे फॉर्मल तरीके से एक इंस्टीट्यूट के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। अब उनके प्लान को सीरियसली लिया गया, ठीक है, प्लान को सीरियसली लिया गया। उनको लगा कि भाई बंदे में तो दम है, बंदे ने जो बात बोली है उसमें दम है, तो इसको हमें हेल्प करनी चाहिए। और उनको हेल्प मिली और उसके बाद ये राइस कॉल डॉट ऑर्गेनाइजेशन आज एक रियलिटी में है, यानी ये एक रियल लाइफ की स्टोरी है। तो इसका जो एक आपको कंक्लूजन यहाँ निकल के आया है, क्योंकि आपको लग रहा होगा पता नहीं मैडम क्या बोल रही है, दी ये क्या भोंकती जा रही है, पता नहीं चला। तो ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकला इस स्टोरी से कि सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो हम उसको रियलिटी तक नहीं लेके जा सकते। ये आपका प्लान है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका रियलिटी है। अगर किसी को नहीं बताओगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा। ये आप कर ही नहीं सकते। आप करके दिखा दो बिना कम्युनिकेशन के कोई प्लान को, सक्सेस करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि आप जब तक अपने प्लान किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, ना ही लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और ना ही उसको आगे लेवल तक लेके जाया जा सकेगा। तो चलिए उसके बाद, the idea of rice calls dot organization would have dead a silent dead if Dr. Ashwin Burahu, sorry for अगर मैं नेम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, has not taken the initiative to communicate it. Behind every human achievement lies effective communication, whether formal or informal, oral, written, verbal और non-verbal. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी ह्यूमन अचीवमेंट है ना, उनके पीछे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन खड़ी हुई है, तभी वो आपकी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो पाए। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, उन्होंने किसी के साथ तो शेयर किया होगा अपना ये, अगर शेयर नहीं भी किया तो कोई भी जब वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई नया सीरीज फोन लेके आते हैं, कोई न्यू आईफोन लेके आते हैं, वॉच लेके आते हैं, स्मार्ट वॉचेस, तो पहले वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों तक, ठीक है, मास लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, बड़े लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को उसकी जानकारी देते हैं, तभी वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकल के आता है, लोगों को पता चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेशन है, जहां आप अपना आइडिया, अपने इमोशंस, अपना नॉलेज शेयर करते हो दूसरी पार्टी से, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। अभी तक तो हमने राम कथा पढ़ ली, हमने देख लिया कि प्रवचन सुन लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया, लेकिन एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए तो हमें टेक्निकल वर्ड चाहिए, अदरवाइज टीचर क्या करेंगी, पूरा काट देंगी, कहेंगी क्या ये स्टोरी छाप के आते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेक्निकल वर्ड चाहिए, तो हम थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड भी यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन जो वर्ड है बच्चे, वो आया है हमारे लैटिन वर्ड से, जो कि था कम्युनिकेयर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता था, कम्युनिकेयर का मतलब होता है कि किसी के साथ शेयर करना, ठीक है, शेयर करना, दैट इज टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, नॉलेज अमॉन्ग पीपल, टू शेयर मीनिंग, ठीक है, ताकि आप उनके साथ कुछ मीनिंग के लिए ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हो। मैं आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ये मुझे थोड़ा सा आइडिया अगर इस टॉपिक के बारे में, मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब आपका है कम्युनिकेशन। उसके बाद देखिए, कम्युनिकेशन कैन डिफाइन एज द प्रोसेस। अब इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, एग्जाम में हमको पूरा टेक्निकल वर्ड्स लिखना होता है, तो यहाँ पे भी हमने कोशिश की आपके लिए ऐसी डेफिनेशन हो जो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच, ठीक है, थ्रू विच टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज आइडिया एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग। एक प्रोसेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग अपना आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उस टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, या उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है एक के दिमाग में, उसने जाके दूसरे से पूछा तो उसने उसका रिप्लाई किया, तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपका कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस की तरह डिफाइन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दो एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए। अब वो क्या है, देखिए सबसे पहले आपका है टू एस्पेक्ट्स
आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक उसका स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब वो क्या क्या चीजें हैं? वो आपका आइडिया हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन किसका हो रहा है? आइडिया का, फीलिंग का, फैक्ट्स का, एटसेट्रा। सेकेंड जो है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट नहीं है, आप सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या बोलता जा रहा है, या आप ठीक से उसके बातों को रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या है? वो भी आपका कम्युनिकेशन खराब कर सकता है। तो इसीलिए दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक ये कि आपका ये सब चीज़ें ट्रांसफर होनी चाहिए, आइडिया जाना चाहिए, फीलिंग, फैक्ट्स और ये सब। और सेकेंड कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट है वो होना चाहिए कम्युनिकेशन में। तो यहाँ तक अभी हमने बात की कम्युनिकेशन के बारे में। इसका मीनिंग आपको आई होप समझ आ गया हो, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया हो गया हो कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें क्या लिख सकते हो बेटा? सबसे पहले आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये लिखे कि कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से, उसका मतलब क्या है। देन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह वाली। और उसके बाद आप ये लिख सकते हो टू एस्पेक्ट्स वाली। एंड जब आप बात करोगे इम्पॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो वहाँ आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। साथ ही साथ आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया राइस कॉल ऑर्गेनाइजेशन का। एंड उस एग्जाम्पल के बाद आपको नीचे उसका एक कंक्लूजन का नोट डाल के आप लिख सकते हो। सो वो आपके आंसर को और भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको बोल दिया और कम्युनिकेशन हो गया, नहीं। इसका भी एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आप लोग एक फ्रेंड बनाते हो तो आपका भी एक प्रोसेस होता है कि पहले आप उनके साथ नॉर्मल इंट्रैक्शन करते हो, फिर आप थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली होते हो, फिर एकदम गाली गलौज पे आ जाते हो। तो वो एक प्रोसेस होता है आपका कि वो फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए। उसी तरह कम्युनिकेशन को पूरा प्रॉपर डेवलप करने के लिए भी बच्चे एक प्रोसेस होता है। तो वो क्या होता है? सबसे पहले the process of communication implies the existence of a sender, a receiver, a message and a motivating climate for it. सबसे पहले क्या कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मोटिवेटिंग क्लाइमेट फॉर इट। देखो सेंडर कौन होता है बच्चे? सेंडर वो होता है जो कि इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, अपना आइडिया सेंड कर रहा है या अपनी नॉलेज भेज रहा है किसी और पर्सन तक। यहाँ इस केस में अगर मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ, अगर मुझे इसका 1% थोड़ा सा नॉलेज है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस केस में मैं हो गई सेंडर, ठीक है। इस कम्युनिकेशन में मैं हो गई सेंडर। और आप जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और जो इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, एंड आई होप आपको समझ भी आ रहा हो, ठीक है। तो आप लोग क्या है? आप हो गए रिसीवर, बिकॉज यू गाइज आर रिसीविंग द मैसेज, यू गाइज आर रिसीविंग द आइडिया और नॉलेज, ठीक है। एंड अ मैसेज, कुछ ना कुछ तो होगा ना, मैसेज होगा तभी तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, अगर हमारे बीच में कुछ मैसेज ही नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, हम क्या बात करेंगे, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे? सो ऑब्वियसली मैसेज होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, तभी तो भाई हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड अ मोटिवेटिंग क्लाइमेट फॉर इट, और सामने वाले पर्सन को मोटिवेशन भी होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ जाननी है या सुननी है। तो उसके लिए भी एक क्लाइमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलती जा रही हूँ आप जबरदस्ती सुन रहे हो, नहीं, उसके लिए मोटिवेटिंग क्लाइमेट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा इस बारे में। तो देखिए प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया, फ्रेंडशिप डेवलप होती है तो आप पहले जान पहचान करते हो। उसी तरह कम्युनिकेशन में क्या होता है बच्चे? कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है जो कि हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्लियर परसेप्शन ऑफ द आइडिया और प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर परसेप्शन ऑफ द आइडिया एंड द प्रॉब्लम। अब ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ठीक है, सो उसके लिए सॉरी। चलिए छोड़िए। क्लियर परसेप्शन ऑफ द आइडिया और प्रॉब्लम, आपको जो भी आइडिया शेयर करना है, जो प्रॉब्लम आपको पूछनी है, उसके बारे में क्लियर परसेप्शन होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए आप क्या बोलने वाले हो। अगर मैं आपको कम्युनिकेशन का ये टॉपिक करवा रही हूँ और मुझे इस टॉपिक की कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, बस ऐसे पीपीटी बना के रख दी और उसको पढ़ती जा रही हूँ बस ताकि मेरे व्यूज बन जाए, सो दैट इज नॉट योर प्रॉपर कम्युनिकेशन बच्चा।
प्रॉपर कम्युनिकेशन कब होता है, जब आपको खुद उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो, क्लियर होने चाहिए आपकी आपको क्या बात करनी है, आपको क्या टॉपिक समझाना है। अगर आपको कम्युनिकेशन समझाना है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें जो आप सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करने वाले हो। तो इस चीज़ को आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। So, no message can be transmitted properly unless the idea or problem is formulated with clarity of thoughts and perception of the part of communicator. It is only on the basis of clear thinking that the communicator can decide on the means to be adopted to convey the message. चलिए, इसमें भी वही आपको बताया गया है कि कोई भी मैसेज आपका कैन बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली, जो आपका मैसेज है वो तब तक एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, जब तक आपको खुद उसकी पूरी नॉलेज ना हो। दैट्स इट। इसमें आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड, पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इन्वॉल्व। मान लीजिए आप और मैं दोनों एक क्लास में है, मैं आपको समझा रही हूँ या आप मुझे समझा रहे हो और सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है। भाई हम मतलब बैठे हैं, अपना फ़ोन चला रहे हैं या अपने बुक के पीछे ड्राइंग कर रहे हैं, जो हम सब कर चुके हैं और करते भी होंगे। सो वो क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे, हम अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे। तो इसलिए हमें अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, तभी हमारा ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा। अगर मुझे आइडिया है कि मुझे क्या टॉपिक समझाना है, मुझे पूरा आइडिया है कि मुझे इस टॉपिक में ये समझाना है और इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन आप यानी जिस इंसान को मुझे वो टॉपिक ट्रांसमिट करना है, मुझे जिस इंसान तक वो टॉपिक की नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है, वो पर्सन अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं देगा, इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, तो क्या वो कम्युनिकेशन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर पर्सन इन द डिसीजन ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज. This may be helpful in clarify the idea through interaction with others, gathering new idea and suggestion, and in creating a motivating climate for securing positive response for the message. अब देखिए क्या हो सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव क्लाइमेट, मोटिवेटिंग क्लाइमेट बनाना पड़ेगा, ताकि सामने वाला पर्सन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए उसको भी अच्छा लगे। अगर मैं समझा रही हूँ, मैं वही बोरिंग सा समझा रही हूँ, तो वो क्या है, वो एक अच्छी क्लाइमेट नहीं है, वो एक अच्छा इन्वायरमेंट मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया कि आप पढ़ सको, तो फिर आप नहीं पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है। बट वहीं पर अगर मैं उसको थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना दूँ, अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना पसंद है और मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं आपके लिए एक मोटिवेटिंग क्लाइमेट का जो है वो निर्माण कर रही हूँ, यानी मैं एक मोटिवेटिंग क्लाइमेट आपके लिए बना रही हूँ। तो उस सिचुएशन में आपका भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आप भी इन्वॉल्वमेंट लोगे। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। चलिए ठीक है, पहला मुझे आइडिया हो गया, ठीक है, हम एक एक साथ साथ रिवाइज भी करेंगे बच्चे, क्योंकि रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक था कि मुझे आइडिया हो गया कि मुझे क्या आपको समझाना है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दे दी, अब हम दोनों रेडी हैं। अब क्या होगा, अब होगा मैसेज का ट्रांसफ़र, नॉलेज का ट्रांसफ़र, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र। व्हाट टू कम्युनिकेट टू हुम, अब मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, किस पर्सन को करना है, कब करना है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है, ये सब जो है हाउ आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसाइडेड बिफोर एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है हमारा एक्चुअल मैसेज ऑफ ट्रांसमिशन। अभी मैं पीपीटी के थ्रू आपको समझा रही हूँ, तो आपके पास ये एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रही है नॉलेज, आइडिया, या फिर ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है। लेकिन इससे पहले, यानी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने क्या किया होगा, मैंने सोचा होगा मुझे कौन कौन सा टॉपिक इसमें समझाना है और मुझे किस किस पर्सन को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनानी है, ताकि ये मैसेज उन लोगों के पास जा सके। तो ये सब क्या होता है, ये सब डिसाइड किया जाता है कब, उस टाइम से पहले जब ये एक्चुअल मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, यानी जब मैं एक्चुअली समझा रही हूँ उससे पहले ये सब डिसाइड किया जाता है। एक्चुअल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द मैटर एंड द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अब जब ट्रांसमिशन हो रहा है, जब ट्रांसफ़र हो रहा है मैसेज का, उससे पहले क्या होता है, हम मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके थ्रू अपना मैसेज आप तक दे रही हूँ, इसके थ्रू अपनी नॉलेज आप तक दे रही हूँ। और जब हम ये प्रिपरेशन करते हैं, ये मैटर प्रिपेयर करते हैं, यानी ये जैसे ये पीपीटी हो गई आपके सामने, इसको हम कहते हैं इनकोडिंग ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज के इनकोडिंग करना। और जब ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, उसके
जब ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, उसके बाद जो आप इसको समझोगे, जब इस मैसेज को आप समझ जाओगे, तो उसको कहेंगे डिकोडिंग। यानी जब ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तब इनकोडिंग, और आप तक पहुंचने के बाद आप जब उसको समझोगे तो उसको डिकोडिंग। ठीक है। Form of communicating and selecting the medium of mean of communication, keeping in view nature of person and group to be addressed। अब देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता बच्चे कि हमने मैसेज ट्रांसफर कर दिया, आपको टॉपिक समझा दिया। इसमें एक एक वो चीज़ सारी इंक्लूड होती है कि ये जो मैंने आपको चीज़ें समझानी है उसका मटेरियल कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, किस मीडियम के थ्रू मुझे आप तक ये समझाना है। यानी जो भी आपका प्रिपरेशन होता है वो सारा इसमें आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, कि कौन से मीडियम के थ्रू समझाऊंगी, इंटरनेट के थ्रू समझा रही हूँ, टेलीग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, तो ये सब भी चीज़ें आपके ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज में आती है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, नॉलेज को ट्रांसफर करने से पहले जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका ही एक पार्ट होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं मोटिवेटिंग द रिसीवर ऑफ द मैसेज। अब देखिए, मोटिवेटिंग द रिसीवर ऑफ द मैसेज, पहले हमने किया कि मुझे उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा हमने किया कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तीसरा हमने किया ट्रांसफर होना चाहिए मैसेज का। अब चौथी बात हमारी आती है, वो है मोटिवेटिंग द रिसीवर ऑफ द मैसेज। अब मैसेज तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पहले आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी वो अलग था। अब मैसेज आप तक पहुंच गया, उसके बाद आपको क्या होना है, आपको भी मोटिवेट करना पड़ेगा। The communicator cannot depend on the message alone to get an appropriate response from the receiver. She must ensure that the receiver of the message is not only able to interpret the message correctly, but is also prepared to act according to it. Thus, apart from the clarity of the message, it must inspire the receiver to do or behave as desired by the sender of the message। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना के छोड़ दी और बाद में हो गई खत्म, नहीं। अब मुझे भी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप हमें रिव्यूज दीजिए, आप हमें बताइए कि हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, या फिर हम आपको इंस्पायर करें, हम आपको मोटिवेट करें, ताकि जो मैसेज मैंने प्रिपेयर किया था, जिस नॉलेज लेके मैंने प्रिपेयर किया था, वो एग्जैक्ट आप तक पहुंच सके। आप उस मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट कर सके, कि जिस वे में वो बात बोली गई है आप उस वे में ही उसको समझ सके। तो वो हमारा कवर होता है मोटिवेटिंग द रिसीवर ऑफ द मैसेज में। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो कि है इवेल्युएटिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। बच्चा देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बोलती जा रही हूँ, आपने सुन लिया और बात खत्म, नहीं। मैंने जो बात बोली है मुझे उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि क्या सामने वाले पर्सन को वो बात समझ आई है, या फिर उसको अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर जो उसको इसमें कमियां दिखी हैं या जो खूबियां दिखी हैं वो हमें इस बारे में बताए। तो वो हमारा लास्ट स्टेज होता है, ये हमारा प्रोसेस तब जाके खत्म होता है जब हम अपने कम्युनिकेशन का, यानी जो मैसेज मैंने भेजा है उसका एक इफेक्टिव इवैल्यूएशन कर लो कि क्या ये चीज़ सही तरीके से सामने वाली पार्टी को समझ आ गई, नहीं आई तो क्या कमी थी, क्या नहीं थी, वो सब इसमें हम कवर करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। आफ्टर द मैसेज हैज बीन ट्रांसमिटेड एंड accepted by the receiver, it remains for the communicator to ascertain and evaluate the nature of the communication. This determines whether and to what extent the receiver has positively responded to the message। और इसमें आपको क्या पता चलता है, ये भी पता चलता है कि सामने वाली पार्टी ने कितना पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्स दिया है इस मैसेज के लिए। जैसे आई होप अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे होंगे या अभी आप यहाँ तक पहुँच भी गए होंगे तो आपको ज़रूर ये वीडियो समझ आ रही होगी, और अगर आ रही होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे अभी मेरा एक ही टॉपिक ख़त्म हुआ है बच्चे, ठीक है, सिर्फ एक ही टॉपिक ख़त्म हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा कौन सा, चलिए, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए बच्चे, जब तक ये फाइल ओपन हो रही है हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है? देखो, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की ऑलरेडी मैंने एक और अलग से वीडियो बना के डाली हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट यहाँ भी हम उसको वही सेम कवर कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है अगर आप यहाँ पे भी देखो तो। देखिए, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन हर जगह अलग अलग लेवल की होती है। कैसे? ऑफिस में हम अलग तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मुझे कोई मैसेज बहुत सारी जनता तक पहुंचाना है तो उसके लिए हम अलग तरीके का लेवल लेते हैं कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन जैसे जैसे हमारे लोग बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, या चीज़ बाकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, वैसे वैसे हमारे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है,
हम यानी ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट एट डिफरेंट लेवल। जो हम इंसान होते हैं ना बेटा, वो अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? इसको एक्सप्लेन किया गया है इन 5 कम्युनिकेशन लेवल पे, जो कि सबसे पहले है हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल, दूसरा है हमारा इंटरपर्सनल, तीसरा है हमारा इंट्रापर्सनल, फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और फिर मास कम्युनिकेशन। ये सारे आपके अलग अलग लेवल हैं जहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन के बात की जाती है। अब एक एक करके पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट हर कम्युनिकेशन का लेवल आप सबने देखा होगा, आप सबको पता होगा। जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मिल जाए तो आपको इसकी और क्लैरिटी हो जाएगी, दैट्स इट। तो सबसे पहले आप सबने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉगी से बात करते हैं, अपने पेट से बात करते हैं। हमें पता है वो सामने से जवाब नहीं देने वाला जिस लैंग्वेज में हम पूछ रहे हैं या जिस वे में हम पूछ रहे हैं, बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि ओ आज तो बड़े खुश है मेरा डॉगी वोगी है, पूछी मूची करके। तो वो सब क्या है, वो सब हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक नॉन ह्यूमन एंटिटीज से, ठीक है, नॉन ह्यूमन एंटिटीज से। या फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन से भी बात करते हैं। कई लोग, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, चीज़ें मतलब कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज होती हैं, इंसान नहीं होते, इंसान को छोड़ के बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो जब हम इन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारा होता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सॉरी, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो in extrapersonal communication, human beings interact with non-human entities. We often communicate with our pets, which can be termed as extrapersonal communication. Similarly, any communication with inanimate object can also be termed so. तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं जो कि एक्स्ट्रा पर्सनल में इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद अब देखिए, डॉगी से बात करी थी, अब उसके बाद क्या आ गया, कुछ लोग होते हैं जो खुद से भी बात करते हैं भाई, ठीक है, खुद से भी बात करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे जो हमारे टॉपिक होते हैं, यानी ये जो सारा कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो हम खुद से करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो सारा आपका आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्स्ट्रा पर्सनल, जहाँ नॉन ह्यूमन एंटिटीज से बात होती है। सेकेंड में आके हम खुद से बात करने लगते हैं, जो कोई हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication happens when we communicate with ourselves, which we often do for various reasons. We communicate or talk to ourselves whenever we are in doubt or we are suffering from indecision or confusion or enveloped by sadness or anger etc. और ये किन किन सिचुएशन में हम कर सकते हैं, देखिए ऑब्वियसली आप सब भी जानते हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है बच्चे। कम्युनिकेशन कुछ ऐसा नहीं है कि साइंस का कोई टॉपिक है या रॉकेट साइंस है, ये ऐसी चीज़ है जो हम रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कौन कौन से सिचुएशन में आप ऐसी हरकतें करते हो कि खुद से बात करते हो, कुछ तो है जो लगे ही रहते हैं खुद से बात करने में, ठीक है, पर कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ तब बात करते हैं जब वो किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं, तो वो खुद से इंटरेक्ट करते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ आप जब गुस्से में होते हो या दुखी होते हो, तब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप खुद से इंटरेक्ट करते हो। चलिए, पहला किया हमने डॉगी वॉगी से इंटरेक्ट, फिर हम खुद पे आ गए, अब हम दूसरे इंसान पे आ गए, ठीक है। अब हम दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, जो कि होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहां हमने अपनी थोड़ी सी हरकतें थोड़ी और सुधार ली है और जहां पे हम खुद से ना बात करते हैं, अब सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से बात करता है, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication refers to all communications that we share with our human beings, as human beings are social animal. Therefore we cannot live in isolation. We need to communicate with fellow individual to survive. अब देखिए, ऑब्वियसली हम जो इंसान है सोशल एनिमल्स हैं और हम अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रख सकते। और ये आइसोलेट वो कोरोना वायरस वाला नहीं है, वो मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आजकल आपको वही वर्ड सुनने में आ रहा है तो आप उसी के साथ रिलेट करोगे। ये वो आइसोलेशन नहीं है कि अलग रूम में बैठ जाना, नहीं, ये मतलब है कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही कट के बैठ गए हो, तो उसको वो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बींग के साथ हम कभी ना कभी बात करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो, फोन हो, लेटर हो, कुछ भी हो, हम कम्युनिकेट जरूर करते हैं। सो वी नीड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम दूसरे ह्यूमन बींग से बात करते हैं और वो हमारा आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दायरे में। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। फटाफट रिवाइज कर लो बच्चा, पहले हमने किया एक्स्ट्रा पर्सनल, फिर हमने किया इंट्रा पर्सनल, फिर हमने किया इंटर पर्सनल। कैसे कैसे लाइन चली, एक्स्ट्रा पर्सनल में
जो हमारे पेट थे, जो चीज़ें थी उनसे बात की, इंट्रापर्सनल में खुद से बात की, इंटरपर्सनल में दूसरे इंसान से बात की। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब था, सबको पता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, अगर आप वहाँ पे बैठे हो और उनकी ऑफिस के बारे में बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दैट हैपेंस विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. No organization can survive, prosper, progress if the employees of the organization do not communicate with each other and with the outside world. अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चाहिए भाई कम्युनिकेशन, ठीक है, हमें ये पता चल गया है, एक्स्ट्रा पर्सनल में हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है दूसरे अपने पेट से बात करना। इंट्रा पर्सनल में भी हमें पता चल गया कि हम गुस्सा होते हैं या हम सैड होते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं। इंटरपर्सनल में भैया इंसान है, दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मतलब बात करने के लिए चाहिए, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में हम काहे बात करें रे, क्यों हम जहाँ के वहाँ पे इतना किसी और से बतियाए। अब देखो क्यों चाहिए हमको ऑर्गेनाइजेशन में। बच्चे आप सोचो, आप ऑफिस गए हो, ठीक है, बिल्कुल टिप टॉप बन के ऊपर से नीचे अच्छे से हॉट बन के जा रहे हो, सारे अपने अपने ऑफिस। ऑफिस में जाके आप बैठ गए, ना आपने अपने साइड वाली से बात की, ना आपने अपने साइड वाले से बात की, ठीक है, किसी से बात नहीं की, आप गए बैठे और आ गए। क्या इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी? क्या इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो पाएगा जब आप खुद एक दूसरे से बात नहीं करोगे? और यहाँ पे बात करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पर्सनल लेवल पे बात करोगे, नहीं, यहाँ पे बात है कि आप काम के सिलसिले में भी बात करोगे, कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम नमस्ते हो जाएगा, वो पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि काम ही नहीं होगा, डिसीजन नहीं होगा, बात नहीं होगी तो काम नहीं होगा, देन डिसीजंस नहीं होंगे, फिर उसका क्या होगा, पूरी मार्केट की उसमें वैल्यू खराब हो जाएगी और इस तरीके से आपकी कंपनी में लग जाएगा ताला। तो इसीलिए एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको प्रोग्रेस पे लाने के लिए एम्प्लॉयज का एक दूसरे के साथ बतियाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Communication that happens within an organization is termed as organizational communication. No organization can survive, prosper, progress if the employees of the organization do not communicate with each other and with the outside world. और सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपको बात करनी ज़रूरी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए, प्रॉस्पर के लिए। कैसे? अब देख लीजिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप प्रोडक्शन के लिए आपको अपने सप्लायर से बात करनी पड़ती है, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं या जिनको सेल करनी है उनसे बात करनी है। ऐसा तो नहीं है ना प्रोडक्शन करके अपने पास रख लोगे, खुद प्रोड्यूस करोगे खुद अपने पास रख लोगे। प्रोडक्शन करने के लिए सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, उनसे माल मंगवाना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो सब क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस हो सके। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑपरेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात हो रही है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी पर्सन से बात कर रहे हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हो, तो वो आपकी होती है एक्सटर्नल ऑपरेशनल। चलिए, उसके बाद आपकी थर्ड आती है जब आप पर्सनल लेवल पे बात कर रहे होते हो। तो ये थी हमारी अब तक की 4 कम्युनिकेशन के लेवल, एंड दिस वन इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चे? जब एक इंसान को, या मतलब थोड़े से लोगों को, कम क्वांटिटी के लोगों को बहुत सारा क्वांटिटी के लोगों तक अपना कुछ मैसेज शेयर करना है। जैसे जैसे कोई एड होती है, जैसे कोई आपका न्यू फ़ोन आ रहा है तो आप देखते हो टीवी में उसकी एड्स आने लग जाती हैं, तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन हो रहा है। वो अपना आइडिया, अपने नॉलेज, अपने प्लान्स को आप तक लेके आ रहे हैं, और ये किस वे में लेके आ रहे हैं? ये आ रहा है आपके पास एक ऐसे लेवल पे जो सिर्फ आपके लिए नहीं बना है, यहाँ पे ये हज़ारों करोड़ों लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन सबको बताने के लिए ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। When the communication is with a large audience, then it is usually termed as mass communication. मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, बुक्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं किस लिए? मास कम्युनिकेशन करने के लिए। न्यूज़पेपर में आप ऐड देते हो तो आपका मास कम्युनिकेशन होता है, मैगजीन में आप कुछ प्रिंट करवाते हो तो होता है, जर्नल्स में या बुक्स में, और ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। अगर आप अभी के जो आपका इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें ध्यान दो, तो आप देखोगे आपका सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे आपका मास कम्युनिकेशन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए, ये हमारी हुई सेकंड टॉपिक का ख़त्म।
लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अब चलते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। जब तक ये वीडियो खुलती है हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप सब भी पी लीजिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन तो कर लिया, समझ आ गया। सबसे पहले किया हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसका प्रोसेस, फिर हमने किया लेवल। अब करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन किस फ्लो में जाएगा? ठीक है, जैसे पानी होता है, उसको जहाँ जगह दे तो वो वहाँ निकल के जाएगा, जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस बना रखा है। ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी निकल जाए। ऐसा नहीं है कि जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो बहुत ही हमारे लो लेवल पे काम कर रहे हैं, लो लेवल पे मतलब बहुत ही सबॉर्डिनेट हैं, जो हर किसी के सबॉर्डिनेट में काम कर रहे हैं, वो जाके सीधा आपके एमडी से बात कर ले, नहीं। इसका कम्युनिकेशन का एक फ्लो होता है। अगर आपको किसी ऊपर लेवल के यानी अपने बॉस के भी बॉस के भी बॉस के बात करनी है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो उसको कैसे आप करोगे, उसका फ्लो कैसे होगा, ये भी आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका दोनों तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। कौन कौन सा? या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल। बट इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड पैटर्न। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मल और पैटर्न में। कैसे? देखिए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, ठीक है, अच्छे खासे बन के, पूरा दिन तो आप वहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करोगे नहीं कि भाई आज मेरे घर पे ये हो गया, मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया, बॉयफ्रेंड ने ऐसे बोल दिया, नहीं। आप क्या करोगे? मोस्टली आप क्या बात करोगे? कंपनी की बात करोगे। ठीक है, कि कंपनी की कुछ डिसीजन है, ये फाइल है, ये फाइल वगैरह करनी है, कंप्लीट करनी है। और इसका एक पैटर्न होता है कि आपका अगर काम हुआ है, नहीं हुआ, तो आप किसके साथ जाके कम्युनिकेट करोगे। ये सारा ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे वो पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में वो पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस फ्लो में जाएगा, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब आप सभी जानते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है जो कि सेम लेवल पे होता है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, वर्टिकल का कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आपका ऊपर से नीचे के लेवल पे जा रहा होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे लेवल का मतलब क्या होता है बच्चे? आप बॉस हो, मैं आपके अंडर काम करती हूँ, तो आप मेरे से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप कोमल आप ये फाइल करके दो, कोमल आप ये वाला काम करके दो। तो ये क्या हो रहा है? ये कम्युनिकेशन हो रहा है। आप कहोगे नहीं मैम ये तो ऑर्डर हो रहा है। नहीं, ऑर्डर तो है बच्चे, पर ये कम्युनिकेशन है कि आप मुझे ये चीजें बता रहे हो और मैं आपकी ये बात सुन रही हूँ। तो ये कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो इस या फिर मैं आपको आके बता रही हूँ कि सर ये काम हो गया, या मैम ये काम हो गया, या फिर ये काम नहीं हुआ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जब एक बॉस और एक उसके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जब डिस्कशन हो रहा हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो उसको कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं बच्चे आपके, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन चैन, दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की। मतलब क्या है, देखिए नेक्स्ट में आपको समझ आएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, आप मेरे बॉस हो, मुझे आके बता रहे हो कि कोमल तुम्हें आज शाम तक ये वाली फाइल मुझे कंप्लीट करके देनी है। सो दिस इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऊपर लेवल का सुपीरियर एक नीचे लेवल जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको कम्युनिकेट कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर उसको कुछ ऑर्डर कर रहा है, या फिर उसको कुछ रिपोर्ट्स के लिए पूछ रहा है। तो ये है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जहाँ बॉस पूछता है अपने नीचे लेवल के कर्मचारी से। इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, रुकिए एक सेकेंड। इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लो कहाँ से हो रही है? सुपीरियर यानी बॉस से लेकर के उनके सबॉर्डिनेट तक। इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ऑर्डर एटसेट्रा। क्या हो सकता है? आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, और कुछ भी एटसेट्रा। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही कॉमन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में।
फॉर डिसमिनेटिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन आस्किंग फॉर रिपोर्ट्स और एट्सेट्रा। क्यों? क्योंकि आपको डेली रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन होता है। वहीं अब देखिए, बॉस ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन किया आपने सबॉर्डिनेट से, ठीक है, सुपीरियर ने किया सबॉर्डिनेट से। अब कई सिचुएशन ऐसे भी तो आएंगी ना, अब आपने मुझसे रिपोर्ट पूछी, आपने मुझे कहा फाइल कंप्लीट करने को, तो मुझे भी हो सकता है कि उसके बारे में कुछ पूछना हो, कुछ रिकमेंडेशन लेनी हो या एक्सप्लेन करना हो कि सर ये मैंने रिपोर्ट कर दी बट इसमें ये नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन मैं कर रही हूँ, यानी मैं आपके अंडर काम कर रही हूँ और मैं आपको यानी मेरे बॉस को ये कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर को ये चीज़ बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ये आपका होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, इन अपवर्ड कम्युनिकेशन द सबऑर्डिनेट्स communicate to the superior in the form of reports, explanation, sort, recommendation, etc. तो ये सारी आपकी आती हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बच्चा होता है जो आप सेम लेवल पे, जब दो इंसान होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे यानी सेम पोजीशन पे, तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय हु आर एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की। दिस फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, आप और मैं दोनों एक कंपनी में क्या है, एक इंटर्न है। आप और मैं दोनों एक कंपनी में इंटर्न है और हम कह रहे हैं कि यार ये वाली फाइल करनी है तो आप आधी करो आधी मैं करती हूँ, या मुझसे ये नहीं हो रहा तो वो बता दीजिए। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है किन दो लोगों में, ऐसे दो लोगों में जो कि सेम पोजीशन पे है, इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है, दोनों सेम पोजीशन पे है। तो ये आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लास्ट वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन, अब ये कब होता है, इसमें जो है वो क्विक डिसीजन के लिए, ये ताकि काम को ज़्यादा लंबा ना करें। ऐसा नहीं है कि पहले मैं अपने बॉस के पास जाऊँ फिर वो अपने बॉस के पास जाए, और वो तब ऊपर का जो बिल्कुल सुपीरियर लेवल का पर्सन होगा, जो बहुत ही ऊपर लेवल का पर्सन है, जिस तक हमें कम्युनिकेशन करना है उस तक अपना मैसेज पहुँचाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत लेंथी कम्युनिकेशन का लेवल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिसीजन अगर कुछ जल्दी लेना है तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें सिर्फ काम नहीं आती। तो उसके लिए होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्विक और एफिशिएंट डिसीजन लिया जा सके और बात जल्दी पहुंचाई जा सके, उसके लिए ये कम्युनिकेशन किया जाता है। द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन इज इन ऑल डायरेक्शन एंड इट कट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की मेकिंग इट क्विक एंड एफिशिएंट। अब मान लीजिए मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड हूँ और कोई एक पर्सन है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोई इंटर्न है। तो यहाँ पे पहले नॉर्मली क्या देखा जाता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग, अगर नॉर्मल हम देखें तो पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग पूरा प्रोसेस करते हैं, वो बात उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर तक जाती है और फिर अलग दो डिपार्टमेंट के मैनेजर एक दूसरे से बात करते होंगे, ठीक है। पर इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में मैं डायरेक्ट उस इंटर्न से जाके पूछ सकती हूँ जो कि मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, ताकि हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है इसको थोड़ा छोटा किया जा सके और जल्दी से जल्दी डिसीजंस लिए जा सके अगर कोई डिसीजन लेना है तो। अब देखिए बेटा, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन का फ्लो। अब इस फ्लो में हमने तीन चीज़ें जो मेन देखी हैं वो है वर्टिकल फ्लो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, डायगोनल कैसे होता है। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कम्युनिकेशन ऐसे ही हो, है ना। कुछ केसेस ऐसे भी बन के आ सकते हैं जिसमें ये पैटर्न आपका बन ही ना रहा हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन के लिए आपके पास आते हैं कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स जो कि इनसे थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। थोड़े अलग मतलब जो इनमें डिफाइन नहीं है, जो कम्युनिकेशन के आपके पहले हमने बात की उसमें डिफाइन नहीं है। सो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स जो कि आपके दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए बने होते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन हैपन इन वर्टिकल, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसका फ्लो कैसे होता है, वर्टिकल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में हो सकता है। Yet many pattern of communication to involve which are termed as communication network। बच्चे देखो, साइंस तो है नहीं कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से बनाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि क्या निकल के आने वाला है। ऑब्वियसली हम लोग क्या है, हम हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हमने कम्युनिकेशन के ऑलरेडी बना दिया कि कैसे फ्लो होगा, हॉरिजॉन्टल बना दिया, वर्टिकल बना दिया, डायगोनल बना दिया। लेकिन क्या ज़रूरी है कि इसी चीज़ में हम चलेंगे, हम हर इंसान अलग तरीके का होता है।
हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का एटीट्यूड रखता है, अलग सोच रखता है। तो इसकी वजह से आपका जो नेटवर्क्स हैं वो अलग तरीके से डेवलप भी हो सकते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को छोड़कर आपके लिए एक अलग बनाया गया है, अलग नेटवर्क्स बनाए गए हैं। अब वो नेटवर्क्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। Most communication is patterned in an organization, yet some communication happens outside the specific pattern at an informal level, which is known as informal communication or graphene. देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो तरीके से आपका कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। भले ही फॉर्मल ज़्यादा होता है और इनफॉर्मल कम होता है, लेकिन होता दोनों तरीके का कम्युनिकेशन है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हम दोनों का डिस्कशन करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका फॉर्मली कैसा है और इनफॉर्मली कैसा है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है उसको हम इसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है उसके लिए एक और नाम दिया गया है जो कि है ग्राफीविन। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रही हूँगी, आई नो कि, बट मैं यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आप इसको, चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मल पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल पैटर्न को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी है बेटा? सबसे पहले है आपका चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में बच्चे क्या बोला गया है? अब आप सबने देखा होगा चैन कैसी होती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक कड़ी होती है फिर आपकी दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है, इसको कहा जाता है चैन नेटवर्क, जो कि आपका एक चैन का पैटर्न बनाती है। कैसे बनाती है? अब देखिए, मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है किसी पर्सन तक जो कि है मान लीजिए डी और मैं हूँ ए। अब मैं ए और मुझे इंफॉर्मेशन देनी है मिस्टर डी तक। अब क्या करेंगे हम ए जो है पहले जाएगा बी पे, फिर जाएगा सी, बी जाएगा सी पे और फिर सी जाएगा डी पे। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आए जब एक पर्सन किसी और को बता रहा है और फिर किसी और को बता रहा है और फिर वो किसी और को बता रहा है, तो ये होता है आपका चैन नेटवर्क। द मेंबर ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेट थ्रू इंटरमीडिएटरीज हु रिले द मैसेज टू द टॉप, जो कि आपका टॉप तक आपका मैसेज लेके जाता है। दूसरा आता है वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क, द मेंबर एट द फोक ऑफ द वाई इज द सेंट्रल पर्सन। अब देखिए, जो ये वाई का पैटर्न बनता है जहाँ पे सी ने ए को बताया, सॉरी सी ने बी को बताया, बी ने ए को बताया और उसने आगे जाके किसी दो पर्सन को बताया, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं? ये एक वाई का नेटवर्क क्रिएट कर रही हैं, जहाँ पे एक पर्सन पहले चैन नेटवर्क बना रहे हैं और फिर एंड में जाके वो दो पर्सन तक वो मैसेज को दे रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो दिस इज योर वाई नेटवर्क। तो चलिए, ये सारे नेटवर्क बच्चे जो नाम है वैसा ही पैटर्न आपका बनाएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ 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 साथ में इसका डायग्राम्स बना के आइएगा, क्योंकि अगर आपको डायग्राम्स याद भी हो गए ना तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसके पॉइंट्स रिमेंबर रखना। अब आता है व्हील नेटवर्क। व्हील क्या होता है? जो चरखे की तरह होता है, चक्के की तरह होता है, पहिए की तरह होता है, आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है, पहिए की तरह होता है और यहाँ पे आपको देखिए ये भी एक पहिए का ही डेवलप हो रहा है। यहाँ पे ये आपका यूं बन रहा है और बीच में आपका ये पैटर्न आ रहा है, तो ये आपका व्हील नेटवर्क बन रहा है। अब व्हील नेटवर्क में क्या होता है? इंडिविजुअल मेंबर कम्युनिकेट विद द सेंट्रल मेंबर सेपरेटली। इसमें आपका होता है कि हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति अलग अलग जाके जो मेन पर्सन है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में आपका मेन पर्सन कौन है? ए। तो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन की जा रही है अलग अलग पर्सन के थ्रू, तो यहाँ पे आपका एक व्हील बन रहा है, एक व्हील का पैटर्न बन रहा है, तो इसको कहा जाता है व्हील नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं सर्कल नेटवर्क। अब व्हील नेटवर्क हो गया, सर्कल नेटवर्क में क्या है? गोल बन गए, एक पर्सन दूसरे को बता रहा है फिर वो किसी और को बता रहा है और यहाँ पे घूम फिर के ये एक नेटवर्क बन जाता है, सर्कल नेटवर्क। मेंबर कम्युनिकेट्स विद द पर्सन नेक्स्ट टू हिम। किसको? यानी ए ने क्या किया, जो उसके साइड में है उससे बात की, ई ने अपने साइड वाले से बात की, डी ने अपने साइड वाले से बात की। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए कि यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, हर एक पर्सन का दो दो जगह कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे ए का कम्युनिकेट बी से भी हो रहा है और ई से भी हो रहा है, ई का कम्युनिकेशन डी से भी हो रहा है, ए से भी हो रहा है, तो ये आपका सर्कल नेटवर्क बनता है। अच्छा चलिए, ये तो हो गए सर्कल नेटवर्क। तब अब जब लास्ट में जब ये नेटवर्क्स बना रहे थे ना, इनको लगा कि भाई देखो इंसान तो है भाई बड़े वाले अच्छे लोग, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं जिसमें जितने टाइप के भी नेटवर्क बनेंगे ना वो सारे कवर हो जाएंगे और हमको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बना दिया ऑल चैनल नेटवर्क करके।
कि अब तुम कुछ भी डेवलप कर लो, कुछ भी अपने मर्जी से कर लो, इससे बाहर तो तुम जाने के नहीं हो। तो ये क्या बन गया, ऑल चैनल नेटवर्क, जिसको स्टार नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑल द मेंबर हैव द फ्रीडम टू कम्युनिकेट विद वन ही और शी वांट्स टू कम्युनिकेट। अब यहाँ देखो, एक का ही आप एग्जांपल ले लो, ए यहाँ पे बी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ई के साथ भी कर रहा है, डी के साथ भी कर रहा है, सी के साथ भी कर रहा है, यानी हर पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये आपका एक स्टार का पैटर्न भी बन के यहाँ पे आ जाता है आपके लोगों के बीच में। तो ये जो नेटवर्क क्रिएट किया गया, तो यही आप इनके माइंड में रहा होगा कि बार बार कम्युनिकेशन के आप नेटवर्क्स बनाओ, इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में बना के ख़त्म कर दो। तो यहाँ तक तो बात हुई हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल नेटवर्क्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल नेटवर्क्स, जो कि हमारी है नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, खुल गई हमारी ये वीडियो भी। अब करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का पार्ट सेकंड, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल नेटवर्क्स के बारे में। देखिए, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट एट द फॉर्मल लेवल, बट दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ह्यूमन हंगर फॉर द इंटरेक्शन एंड बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। We all tend to communicate personally with some member of the organization beyond our personal professional obligation. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस की बात करें, आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे भी डिस्कशन करते हो, तो उसको कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी आपके पास क्या होते हैं, अलग अलग पैटर्न बने हुए होते हैं। ठीक है, माना आप काम की बात नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने पर्सनल लेवल की बात कर रहे हो, लेकिन स्टिल उसको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसके भी नेटवर्क डिफाइन किए गए हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। देखिए, इसको नाम दिया गया है ग्राफिविन। ठीक है, इनफॉर्मल पैटर्न्स, जो इनफॉर्मल नेटवर्क हैं आपके कम्युनिकेशन के, उनको नाम दिया गया है ग्राफिन, जो कि 1980 में कीथ डेविस ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे सिर्फ 4 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं जो कि आपके ये ग्राफिकिन क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से? सिंगल स्ट्रैंड चेन, जो कि बिल्कुल सेम आपका चैन नेटवर्क की तरह है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम पढ़ के आए हैं चैन नेटवर्क, जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करता है और फिर वो आगे कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन वो क्या था, वो था हमारे फॉर्मल लेवल पे कम्युनिकेशन, तो इसीलिए उसका नाम था चैन नेटवर्क। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन के बारे में, जहाँ आप इनफॉर्मली यहाँ पे जो है कम्युनिकेट कर रहे हो। सो वेयर इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड सो ऑन। उसके बाद गॉसिप चैन। अब देखो, गॉसिप कैसी होती है, कोई एक पर्सन आता है, हमारा न्यूज़ रिपोर्टर हम जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है और पूरे ग्रुप में फैला देता है कि भाई ये फलाना बंदे का ना उसके साथ सेटिंग चल रही है, इस फलाने बंदे की इसके साथ सेटिंग चल रही है, और ये सब चीज़ें चल रही है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आप देखते होंगे। ठीक है, वी वन पर्सन सेंड्स द इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर इन द ग्रुप, जहाँ एक हमारे होते हैं जो गुप्तचर होते हैं हमारे, ठीक है, जो हर किसी के पास वो नॉलेज पहुंचा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है इन लोगों का। तो वो आपका आता है गॉसिप चैन में। अब आता है प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन यानी मैंने एक पर्सन को बताया, अब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है कि वो किसी 2 इंसान को बताए। अब वो 2 इंसान कौन से होंगे, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, मैंने किसी एक को कोई नॉलेज बताई, कुछ बात बताई, कुछ भी इंफॉर्मेशन बताई, अब क्या ये संभावना है कि वो जाके मिस्टर बी को भी बताएगा या डी को भी बताएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो ये प्रोबेबिलिटी चैन में होता है, वो होता है कि हमें पता नहीं है कि वो किस स्पेसिफिक पर्सन को जाके ये मैसेज आगे पास ऑन करेगा। Where a person sends the information randomly without specifically choosing a recipient of the message। जैसे यहाँ पे ए ने बताया एफ और डी को, अब ये नहीं पता एफ किस किस को बताएगा, उसने रैंडमली उठा लिए एफ और जी, के और जी। यहाँ पे डी ने रैंडमली उठा लिया आई, अब आई किसको उठाएगा रैंडमली इन दोनों में से? वी रियली डोंट नो। दिस इज प्रोबेबिलिटी कि वो एच को बताए या ई को बताए। तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी चैन। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आपके लिए इनफॉर्मल का पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम वाले का कुछ नहीं पता चलता कई बार क्या बना दे। क्लस्टर चैन। अच्छा, क्लस्टर चैन क्या होता है? पर्सन ए सेंड्स द मैसेज टू बी एंड सी एंड ईच ऑफ देम देन कन्वे इट टू अ क्लस्टर ऑफ अदर। देखो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, 2 पर्सन, ए का बेस्ट फ्रेंड है डी और सी, ठीक है, और एफ।
पर एफ क्या कह रहा है, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है बी और आई, यानी क्लस्टर। अगर आपको कोई पर्सन जिनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो आप उन्हीं के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, क्लस्टर बेस पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका बन जाता है क्लस्टर चैन। तो चलिए, खत्म हुआ हमारा ये वाला भी पॉइंट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, और हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक जो मेन पार्ट है वो हो जाएगा खत्म। चलिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैं बहुत देर से आपके साथ बोल रही हूँ, फॉर्मल लेवल पे हम बात करते हैं, इनफॉर्मल लेवल पे बात करते हैं, तो आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। Depending on the circumstances and the persons on one is interacting with, one choose whether to communicate formally or informally. In that sense, communication can be categorized into formal and informal. देखो, आप फॉर्मल, आप मीटिंग रूम में बैठे हो, मीटिंग चल नहीं रही है, आपके बाजू में आप ही के लेवल का कोई पर्सन बैठा हुआ है, आपके लेवल यानी सेम पोजीशन का। अब आप उसके साथ ओए क्या चल रहा है तेरी लाइफ में बात कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने इनफॉर्मल बात कर सकते हो, उस काम से अलावा हट के थोड़ा बात कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपका साइड में एमडी बैठा है, कंपनी का सीईओ बैठा है, आप पूछ सकते हो और बिडू क्या हालचाल, क्या चल रहा है, बाल बच्चे राजी है या नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब है कि आपका इन्वायरमेंट ही आपका डिसाइड कर देता है कई बार कि आप कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल करने वाले हो या इनफॉर्मल करने वाले हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड कर रहा है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करने वाले हो। अब क्या होता है, मोस्टली इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड वी टेंड टू कम्युनिकेट फॉर्मली एज द ओकेजन डिमांडेड, बट इन आवर पर्सनल लाइफ वी आर यूजुअली इनफॉर्मल। अब देखो क्या होता है बच्चे, जो अब आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हो वहाँ पे आपकी जो इन्वायरमेंट है, यानी काम का इन्वायरमेंट है, वो डिमांड करता है। अब वो क्या डिमांड करता है कि आप वहाँ पे फॉर्मल बातचीत करो, आप इनफॉर्मली बातचीत ना करो। लेकिन कुछ सिचुएशन में आप इनफॉर्मल बातचीत कर सकते हो, वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर जाता है। It is usually the practice that relationship purpose and environment decide the level of formality और informality in communication. अब आप क्या करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, क्या चीज़ें देखते हो कि मुझे इस वाले लड़के से तो मुझे फॉर्मली बात करनी है, या इस वाले से मुझे इनफॉर्मली बात नहीं करनी या करनी है। ये सब कब होता है, ये सब डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पर, कि सामने वाली पार्टी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपकी बातचीत कैसी है। तभी आप डिसाइड करते हो कि आप उनके साथ कितनी डिग्री फॉर्मल रहोगे और कितना इनफॉर्मल रहोगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारे एक बॉस हैं, हम उनके साथ मीटिंग्स में हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हम उनके साथ फॉर्मल बात करेंगे। लेकिन वही सेम पर्सन अगर मुझे कैफे में मिल जाता है, कहीं मूवी थिएटर में मिल जाता है, और हम उनके साथ वहाँ पे बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मूवी के बारे में या कोई और क्रिकेट के बारे में, तो ये सब क्या है, वो सिचुएशन ने डिसाइड कर दिया कि हम अब इनफॉर्मल बातचीत करने वाले हैं। So when we communicate with our superior or discuss the organization strategy, etc., with other employees, we are usually formal in our communication. But when the same person met in cafe and discuss about cricket or Bollywood, they are not so formal and often very casual. चलिए, अब तो बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले जो था डिफरेंस, वो था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी जो कम्युनिकेशन का टाइप था वो था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है। मैं और आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन से मिलते जुलते हैं, यानी हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम क्यों बातचीत कर रहे हैं, भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने हैं, उसको पूरा करना है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कर रहे हैं। इट इज ओनली बाय कम्युनिकेटिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल। चलिए ठीक है, वही बात है कि गोल आपको अगर हासिल करने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी ज़रूरी है। बट कई बार क्या होता है, आपको आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से या फिर अलग ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर सप्लाई के लिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, सप्लाई के लिए किसी से बात करनी है, तो वो अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का एक कम्युनिकेशन। But to do business, organization must also communicate with other organization and stakeholder outside, which is termed as your external communication.
हो, बहुत गर्मी हो रही है तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहले बात की फॉर्मल एंड फिर इनफॉर्मल के बारे में, फिर हमने बात की एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में, अब हम बात करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कई बच्चे समझते हैं कि हमने जब बोल के कम्युनिकेशन किया उसको कहते हैं, बट नहीं। अगर आप बोल के या लिख के यानी ओरली और रिटन करके कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो दोनों आपके वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होते हैं। कम्युनिकेशन आपके डिवाइड हो सकते हैं इनटू टू कैटेगरी लाइक वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बोथ ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। अब आप कहोगे चलो ठीक है, ओरल हो गया, रिटर्न हो गया, अब बाकी बचा क्या जो नॉन वर्बल में जाएगा? तो नॉन वर्बल में बच्चे और बाकी सारी चीजें जाती हैं जो आपके वर्बल और नॉन जो आप बोल के या लिखने के अलावा करते हो। जैसे आपका पोस्टर हो गया, जैसे आपके फेस एक्सप्रेशंस हो गए, तो ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि इंक्लूड्स होते हैं एनी कम्युनिकेशन विच इज नीदर ओरल नॉर रिटन, जो कि ना ही ओरल में आते हैं ना ही रिटन में आते हैं। अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज फास्टर एंड मोर स्पॉन्टेनियस। अब ये क्या है? ओरल ही क्यों करें भाई, ओरल कम्युनिकेशन ही क्यों करें, लिख के दे देते हैं। अरे नहीं बाबा, जल्दी से खत्म करो, जाओ बात बोलो, खत्म करो। क्या तुम पूरा उसको लेटर में बना के लिख के छाप के दे के आओगे? छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जल्दी कम्युनिकेट करना है तो ओरल कम्युनिकेशन ही करना चाहिए। So want to communicate lengthy and well organized message which can be used for later reference। अब देखिए, वहीं पे अगर आपको लंबी चौड़ी बात करनी है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, इस पे इस दिन ये हुआ, उस दिन वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर फलाना ढिलकाना ये सब हुआ, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन करनी है, ज़रूरी है, और सामने वाली पार्टी को ध्यान रखना है कि बाद में भी उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि आप मुझे रिटर्न में दे दो। तो रिटर्न कम्युनिकेशन कब सही रहती है? जब आपको लेंथी और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज भेजना हो कि पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपकी हुई हैं। अब देखिए, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन के थ्रू हो गया, मीटिंग्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, प्रेजेंटेशन, ये सब हो गए। और वही रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में लेटर, ईमेल, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट, रिसर्च और बुलेटिन्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बच्चे वो सब चीज़ें आती हैं, जैसे अगर सामने वाली पार्टी आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, आपसे हाँ ना में जवाब मांग रही है, आपने सिर हिला के हाँ बोल दिया, ना बोल दिया, या फिर आप एक स्माइल पास करके उनको बोलना चाह रहे हो कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हो, ठीक है, या फिर आप मीटिंग में बैठे हो लेकिन वहाँ पे जाके लेट रहे हो अपने चेयर पे, वो सब क्या है? ये सब तरीके होते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिस्क्राइब किया गया है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपका टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, आप इसको खुद एक बार रीड कर लीजिएगा, जिसमें पर्सनल अपीयरेंस में आपका होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को अपीयर कर रहे हो, तरीके से कपड़े पहन के जा रहे हो, कुछ शॉर्ट्स एंड लूज टी शर्ट्स पहन के आप नहीं जाते ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस है। पोस्चर में भी आपका वही डिस्कस है कि आपने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जिस तरीके से आप बैठे हो, जिस तरीके से आप बात करने की कोशिश कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपके पोस्टर को दिखाते हैं। जेस्टर्स यानी कि आप अपने सिर हिला रहे हो, आप बता रहे हो कि हाँ सही है। फेस एक्सप्रेशन यानी आप स्माइल कर रहे हो, एकदम से कंफ्यूजन में नहीं लग रहे हो। आई कांटेक्ट यानी आप आई कांटेक्ट कर रहे हो ताकि सामने वाली पार्टी को लगे हाँ यार ये सुनने में इंटरेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि हमें तो पता ही नहीं चलता आप इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे, बट स्टिल आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे होगे, हम ये कोशिश कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, लास्ट है, छोटा सा है तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट और आपके यहाँ पे वेस्ट होने वाले हैं, तो डोंट वरी। चलिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले बैरियर्स का मतलब क्या होता है? अरे नॉर्मल लैंग्वेज में भी बच्चे आपको पता होगा बैरियर का मतलब क्या होता है। देखा होगा जब आप निकलते हो स्कूटी लेके, बिना लाइसेंस के, कुछ भी नहीं होता, तो आपको जहाँ भी दिखता है ना पुलिस वाला खड़ा है, वो येलो येलो सा बैरियर लगा के आप रास्ता मोड़ लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो बैरियर है और आपको वहाँ पे रोका जाएगा और आप अपने जहाँ पे आपको जाना है वहाँ तक नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? रुकावट डलना, आपकी जाने में रुकावट डल जाएगी। तो बैरियर का मतलब भी होता है रुकावट डालना, यानी कि जो कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो वो पूरी नहीं हो पा रही है किसी रीजन की वजह से। अब वो रीजन क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले स्लाइड्स में। तो चलिए, कम्युनिकेशन बच्चे आपका जो होता है इज अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, idea, emotion and feeling from one to another where the intent message encoded by the
sender is grasped by the receiver and he she respond accordingly. अब कम्युनिकेशन क्या है, एक स्मूथ प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका आइडिया जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो आप सामने वाली पार्टी तक ट्रांसफर करते हो और वो उसको रिसीव करता है, ग्रैब करता है और रिसीव करता है और उसको समझता है, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। बट ज़रूरी तो नहीं है ना हर सिचुएशन में सब चीज़ें ठीक हो, है ना। हम सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत समझदार है, समझ जाएगा हमारी बात को, पर ज़रूरी थोड़ी ना है ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन आ सकते हैं जिनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा। But in many cases, we fail to communicate the desired information, knowledge, or emotion as some barriers crops up between the sender and the receiver, which prevents successfully communication, distorts the message and hampers the process and make communication meaningless. अब क्या बोला गया है इस लाइन में, देखो इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं जिस केस में आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता, उसमें रुकावट आ जाती है और जितना भी आपने कम्युनिकेशन के लिए काम किया था वो सारा मीनिंगलेस हो जाता है इन कुछ वजहों से। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। In the field of technical communication, the communication barriers or any unwanted interference between the speaker या encoder and the receiver decoder which hamper the communication flow is termed as noise. अब barriers का मतलब तो हो गया रुकावट, लेकिन जिन वजहों से आपका ये communication में barrier आ रहा है उसको कहा जाता है noise। ठीक है, यानी जिस कारण से आपकी communication पूरी नहीं हो पा रही उसको कहा गया है noise। तो noise here does not merely refer to the physical noise but to the barrier दैट प्रिवेंट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइस का मतलब सिर्फ ये नहीं बोला गया कि आप फिजिकल नॉइस की बात कर रहे हो, नहीं। नॉइस का मतलब उन सब चीज़ों से है जो कि आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। If the barriers of the noise is of a technological nature, then it can be easily be avoided as technical snags can be corrected easily. अब टेक्निकल तरीका क्या होता है बच्चे, टेक्निकल यानी मैं आपको टेलीफोन के थ्रू कोई कम्युनिकेट कर रही हूँ, कुछ बात समझा रही हूँ, लेकिन उसका नेटवर्क खराब हो गया, तो ये सब आपका जो है ये टेक्निकल आपके नेचर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये बेरियर्स कैसे आ रहे हैं, टेक्निकल लेवल पे टेक्निकल स्नैक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। और इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में होती हैं, हम इनको ठीक करवा सकते हैं और अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर कर सकते हैं। But if the noise of the barrier is due to some human error, then it takes a long time and sustained efforts to correct as human error as linked to one's habit and psychology. But अगर ये जो है, जो error आ रहा है, जो noise आ रही है, वो किसी इंसान की वजह से आ रही है, तो इसको ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी आदतें हैं, उसकी साइकोलॉजी है, उससे रिलेटेड होती हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा ठीक होने में यह टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं इतनी स्पीडली बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, आप वर्ड समझ नहीं पा रहे हो मेरे, या फिर मैं ठीक तरह से बोल नहीं पा रही हूँ, तो ये सब क्या है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरी हैबिट है, मेरी साइकोलॉजिकली कुछ है जिसकी वजह से हम ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है इस नॉइस को प्रॉपर रिमूव करने में। अब बेरियर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक चैनल नॉइज, एक सिमेटिक नॉइज। चैनल नॉइज यानी when there is any unwanted interference or snag in the medium of the communication process, it is termed as channel noise. For example, a noisy marketplace in ineligible handwriting can be termed as channel noise. चैनल नॉइज बच्चे वो सब चीज़ें होती हैं जो आपके मैसेज के अलावा की होती हैं। जैसे आप जहाँ पे खड़े होकर अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर वहाँ का आसपास का एरिया इतना ज़्यादा लाउडली नॉइज है वहाँ पे कि आप अपना बात बोल ही नहीं पा रहे, सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसको कहा गया है चैनल नॉइज के चैनल नॉइज। या फिर आपने कुछ हैंड रिटन, आपने कुछ रिपोर्ट बनाई है पर हम समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें आपकी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही, तो वो सब आप क्या चाहते हैं चैनल नॉइज में। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। फिजिकल नॉइज इन चैनल, यूज़ ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। इनएप्रोप्रिएट मीडिया यानी मुझे समझाना है आपको डायग्राम के थ्रू, बट मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आपको टेलीफोन में बता दिया कि यार ऐसा ऐसे ऐसे है और ये डायग्राम बन जाएगा। तो ये क्या है, इनएप्रोप्रिएट मीडिया। मुझे जो मीडिया लेना चाहिए था आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए, मैंने वो नहीं लिया, तो ये भी चैनल नॉइज होता है। मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशंस। ठीक, देखिए मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशंस जो होता है कि आप सबने सुना होगा कि जब एक मैसेज किसी इंसान को पहुंचाना हो और लेकिन उसके बीच में 4 से 5 लोग भी आ जाए ना, तो मैसेज कुछ अलग ही बन के पहुंचता है। या तो आप नमक मिर्च लगा के पहुंचता है, या तो बिल्कुल जिस वे में पहुंचना चाहिए उसका 1% पहुंच पाता है। तो ये सब क्या है, चैनल नॉइज, क्योंकि आपने जो मैसेज भेजा था उसके बीच में इतने मल्टीपल ट्रांसफर हैं
जो कि उसको सही तरीके से वहां तक नहीं पहुंचा रहे। फियर ऑफ सुपीरियर, आप मेरे बॉस हो, आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपसे ना कुछ पूछना हो तो मुझे आपसे डर लग रहा है पूछने के लिए, तो वो क्या है, ये भी एक चैनल नॉइस में आ जाता है। मैं आपसे ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आपकी जो मेरे दिमाग में आपके लिए डर है उस वजह से है, तो ये चीज़ भी क्या है, एक चैनल नॉइस में आ जाती है। पुअर लिसनिंग, आप सबको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी बात ठीक से सुनते नहीं हैं और जल्दी जल्दी रिप्लाई करने लग जाते हैं, प्रॉपर बात नहीं सुनेंगे, फटाफट एक लाइन सुनिए, ठीक है यार ऐसा गलत है वो सही है, तो ये होती है पुअर लिसनिंग। ठीक है, जो ठीक तरीके से बात सुन ही नहीं रही, आप या आपकी लिसनिंग जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको कहा जाता है चैनल नॉइज। अब बात करते हैं सिमेटिक नॉइज। चैनल नॉइज बच्चे अभी मैंने आपको बताया वो होती है जो आपके मैसेज से अलग होती हैं, यानी अगर मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है, मैं जो कम्युनिकेशन में मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है ना वो चैनल नॉइस में आ जाती है। लेकिन वो मैसेज को भेजने के बाद अगर कोई नॉइस उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं सिमेटिक नॉइस, यानी जो उस मैसेज के साथ आ रही है। सिमेटिक नॉइस कैन बी डिफाइंड एज द नॉइस और बेरियर्स दैट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन द मैसेज, यानी मैसेज के साथ डेवलप हो रही हैं। अब ये कौन कौन सी हो सकती है, लिमिटेड वोकेबरी। अब आपने मेरे को बोला कि ना कोमल हमें ना प्रोडक्शन के लिए चीप मटेरियल लेना पड़ेगा। अब भैया चीप का मतलब तो दो होते हैं, एक सस्ता भी होता है, एक होता है खराब भी होता है यार। अब मेरे को लगा कि आप कह रहे हो कि हमें खराब क्वालिटी का लेना पड़ेगा, ठीक है, भले ही आपके कहने का मतलब था कि सस्ता लेना पड़ेगा, पर मैंने क्या समझा, खराब लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो वोकेबरी की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। तो इससे क्या हुआ, और ये कैसे हुआ, आपने मुझे मैसेज भेजा आइडिया भेजा, तो उसके साथ ही वर्ड निकल के आया, चीप वर्ड निकल के आया, और इसकी वजह से मुझे क्या हुआ, मुझे इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैंने इसको गलत तरीके से ले लिया। तो इसका मतलब है कि ये मेरी लिमिटेड वोकेबरी की वजह से आया है, और ये इसको डिस्क्राइब किया गया सिमेटिक नॉइज में। इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, मैं बोल कुछ सीरियस बात रही हूँ पर बोल ही हंस हंस के रही हूँ, हा करके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपकी जो बात कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है, जो आपका तरीका है बोलने का, उसमें मैच ही नहीं कर रहा। तो कोई खाक बंदा सीरियस लेगा यार हमको, है ना, खुद ही सोचो। मैं बोल रही हूँ कि यार किसी को कोरोना, भगवान ना करे अभी हमारे वर्ल्ड में किसी और को भी कोरोना हो, बट अगर मैं बोल रही हूँ कि यार उसको कोरोना हो गया हमारे एक फ्रेंड को, अब मैं बोल रही हूँ हाँ यार वो ना एक था अपना उसको हो गया, तो ये क्या है, ये चीजें सिमेटिक नॉइस में आ जाती है, जहाँ पे आपके बोलना और जो आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो दोनों मैच नहीं कर रही होती। रॉन्ग एग्जम्पशन एंड इन्फेरेंसेस, अब आपने मेरे को बोला टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट की लाइन में होता है, ठीक है, आपने बोला कि जो 5 लाख से ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ उनको टैक्स देना है। अब मैंने इसका इंटरप्रिटेशन या अजम्पशन कुछ अलग तरीके से कर लिया, अपने ही नॉलेज के अकॉर्डिंग कर लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारा सिमेटिक नॉइस का एक पोर्शन आ गया। सो गाइज ये था हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट, और हमने आज ये सारे टॉपिक कर लिए। आई होप आपको समझ